पार्टी या कहूँ कॉकरोच जोक पार्टी, और इसका सिर्फ एक ही एजेंडा दिख रहा है, भारत की इमेज खराब करना और मोदी जी की साख पर हमला करना। अब सोचने वाली बात ये है, अगर ये मूवमेंट सच में देश के हित में होती तो इसे वही लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जो पहले से देश के खिलाफ बात करते आए हैं। ये इत्तेफाक है या पैटर्न? कुछ लोग कह रहे हैं देखो 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, लेकिन दोस्तों फॉलोअर्स से नेता नहीं बनता। अगर इंस्टाग्राम ही बेंचमार्क होता तो किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को पीएम बना देते। और टाइमिंग पर गौर करो, जब भी मोदी जी किसी महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर जाते हैं तभी अचानक ये पूरा षड्यंत्र एक्टिव हो जाता है। विपक्ष, विदेशी मीडिया और विदेश में बैठे कुछ लोग सब एक साथ। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? और सबसे बड़ा सवाल, विदेश में बैठा एक शख्स भारत को सिखाने चला है कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो आज हम इस पूरी कहानी की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, कैसे देश के हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और क्यों ये सब अभी हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताऊंगा और सबसे जरूरी बात, इनके जो 5 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो है उसका प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, क्योंकि जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ बातें फिशी हैं। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने उन युवाओं की बात की थी जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं और फिर अक्सर शिकायत करते रहते हैं, और इन्हीं युवाओं को उन्होंने कॉकरोच कह दिया। अब देखिए, बात यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बाद में चीफ जस्टिस ने खुद इस बयान का खंडन भी कर दिया था। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो जेन्युइन अनएम्प्लॉयड युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। उनका मतलब बस उन लोगों से था जो फ्रॉड के थ्रू सिस्टम में घुसते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात देखिए, खंडन आ जाने के बाद भी कुछ लोग इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं थे, और कुछ लोगों के दिमाग में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी से एक नई पार्टी बनाने का आइडिया आ गया। जी हाँ, एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। बट उसके अगले ही दिन यानी 16 मई को एक 30 साल का आदमी जिसका नाम है अभिजीत दिपके, उसने एक्स पर एक पोस्ट डाली, लॉन्चिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेस आउट देयर। और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने एक पूरी पार्टी खड़ी कर दी। वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, एक्स अकाउंट बनाया, विकिपीडिया पर इसकी पूरी एंट्री ऑलरेडी है। अब यहीं पे पहला सवाल खड़ा होता है, कोई आम आदमी 24 घंटे में पूरी पॉलिटिकल पार्टी कैसे खड़ी कर सकता है? वेबसाइट, सोशल मीडिया अकाउंट्स, गूगल फॉर्म फॉर मेंबरशिप, मैनिफेस्टो, सब कुछ 24 घंटे में। ये दर्शाता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं है, ये पहले से प्लान्ड है ना। अब बात करते हैं अभिजीत दिपके की। ये आदमी कौन है? ये कोई आम बेरोजगार युवा नहीं है। ये आदमी आज के समय बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, यूएसए में। एमएस इन पब्लिक रिलेशंस कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आदमी साल 2020 से 2022 तक एएपी यानी आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा था। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस के दौरान मीम ड्रिवन कैंपेन्स बनाने में एक्सपर्ट है। रिपब्लिक वर्ल्ड ने इसकी पूरी कुंडली खोली है, और जब अल जजीरा ने उससे इंटरव्यू लिया तो वो यानी आदमी यूएस में बैठकर इंडिया की पॉलिटिक्स को डिसरप्ट करने का प्रयास कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस पार्टी में ज्वाइन करने वाले पहले लोगों में कौन है? महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी की ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियन है वेस्ट बंगाल से, और कीर्ति आजाद, जो पूर्व सांसद है। यानी एक तरफ दिपके कहता है कि हम ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस को नहीं लेंगे, और दूसरी तरफ ही टीएमसी के लोग सबसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ये पूरा ड्रामा स्क्रिप्टेड है, इसमें कोई शक नहीं रहता। इन्होंने एक फॉर्मल 5 पॉइंट मैनिफेस्टो रिलीज किया है, और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगी कि ये कितना जोक है। 5 पॉइंट्स पर एक एक करके बात करते हैं। पॉइंट 1, पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी चीफ जस्टिस किसी को कॉकरोच नहीं बोल सकता। अब देखिए, बात समझ आती है। सीजेआई सूर्यकांत का जो बयान था उससे काफी बैकलैश आया था और गुस्सा जायज भी था, लेकिन पूरी पार्टी का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जज को जवाब देना है। फाउंडेशन थोड़ा कमजोर लग रहा है, ऐसा नहीं लगता? देखिए, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करते हैं तो आपके पास कंट्री के लिए विजन होना चाहिए, आपके पास इकोनॉमी के लिए प्लान होना चाहिए, आपके पास फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही पर्सनल वेंडेटा है एक जज के अगेंस्ट। ये बताता है कि ये पार्टी कितनी सीरियस है। पॉइंट 2, दूसरा पॉइंट और भी ज्यादा खतरनाक है। ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी का वोट काटे तो यूएपीए के तहत अरेस्ट होगा। अब रुकिए एक मिनट, यूएपीए क्या है? ये वही लॉ है जिसके बारे में यही लोग कहते हैं कि जर्नलिस्ट्स को चुप कराने के लिए यूज होता है, एक्टिविस्ट्स को जेल भेजने के लिए यूज होता है। और अब यही लोग कह रहे हैं कि यूएपीए का यूज इलेक्शन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट करो। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? देखिए, अकाउंटेबिलिटी मांगना बिल्कुल सही है, बट यूएपीए, जिस लॉ से टेररिस्ट्स को पकड़ा जाता है उसी लॉ को यहाँ पे जवाबदेही के नाम पर लगाना है। अगर इलेक्शन ऑफिशियल्स को देशद्रोह का डर होगा तो वो कोई नाम काटेंगे ही नहीं, चाहे लीगल हो, इल्लीगल हो, डेड पर्सन हो, फेक वोटर हो, कुछ भी हो। ये रिफॉर्म नहीं है, ये दूसरी तरफ का एक्सट्रीमिज्म है, बल्कि ये तो इलेक्टोरल सिस्टम को कमजोर करने का तरीका है। अगर इलेक्शन ऑफिशियल्स डरे हुए होंगे तो वोट की क्लीनिंग कैसे होगी? पॉइंट 3, पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन 33% से बढ़ाकर 50% कर दो। इरादा बुरा नहीं है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बट सोचिए एक मिनट के लिए, इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज के समय 29.1% है।
हमारी इकोनॉमी ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रही है। नीट जैसे एग्जाम्स में पेपर लीक हो रहे हैं और इस मैनिफेस्टो का तीसरा पॉइंट जेंडर बेस्ड सीट डिवीजन है। रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, रिजर्वेशन समझ आता है, बट 50% क्यों? क्योंकि राउंड नंबर अच्छा लगता है या क्योंकि यंग फॉलोअर्स को रेवोल्यूशन वाला फील मिलेगा? ये सीधा सीधा एक पॉपुलिस्ट गिमिक है। असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई इरादा नहीं है, बस ऐसे नंबर थ्रो कर दो जो हेडलाइन वर्दी लगे। चौथा पॉइंट सबसे ज्यादा डेंजरस है। अडानी और अंबानी के सारे न्यूज चैनल्स बंद करो, लाइसेंस कैंसिल। अब रुकिए, उसके बाद क्या? बाकी कौन चलाएगा न्यूज? DD1? देखिए, इंडिपेंडेंट मीडिया खोलने के लिए पैसा लगता है और जो मीडिया पहले से एग्जिस्ट करता है उसको भी बंद कर दो तो इन्फॉर्मेशन वैक्यूम कैसे भरेगा? लोगों को न्यूज कहां से मिलेगी? सोशल मीडिया से, जहां पे पाकिस्तान और चाइना की ट्रोल आर्मीज पहले से ही मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही हैं। और अगर इनका जवाब ये है कि क्राउड फंडेड इंडिपेंडेंट मीडिया आएगा, तो वो आज क्यों नहीं हो रहा? किसने रोका है? आज भी यूट्यूब पर हजारों इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, सबस्टैक पर हैं, पॉडकास्ट्स हैं। जो लोग जेन्युइन जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मगर ये पॉइंट सीधा सीधा 2 बिग इंडियन बिजनेसेस को टारगेट करने का तरीका है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये वही बिजनेसेस हैं जो मोदी गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस में हैं, यानी पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे क्लियर है। CNN ने भी इस स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट किया है अपनी कवरेज में। और फाइनली 5वां पॉइंट, पार्टी बदलने वाले नेता को 20 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। ये पॉइंट इन्होंने तब डाला जब राघव चड्ढा के बारे में कुछ ट्रेंडिंग था। ये ऑनेस्टली इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकते। हर एक पॉइंट किसी ना किसी न्यूज साइकिल का रिएक्शन है। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये ट्विटर ट्रेंड्स की लिस्ट है। अब बात करते हैं असली खेल की। ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, आप पैटर्न देखिए। पिछले कुछ सालों में हमारे अराउंड क्या हुआ है? साल 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट्स लेड मूवमेंट आया और शेख हसीना की गवर्नमेंट गिर गई, वो भागकर भारत आ गई। साल 2025 में नेपाल में यूथ लेड एक्टिविज्म से वहां की गवर्नमेंट गिर गई और अब अचानक से भारत में भी एक यूथ लेड सैटिरिक मूवमेंट खड़ा हो जाता है जो 3 दिन में 1 लाख मेंबर्स बना लेता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल स्ट्रेटजी है। जब आप देखोगे कौन कौन कवर कर रहा है इस स्टोरी को, सब फॉरेन मीडिया है। CNN, अल जजीरा, BBC सब इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत आज के समय ग्लोबल स्टेज पर बहुत तेजी से राइज कर रहा है। हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। PM मोदी का 5 नेशन टूर अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन आया है। ASML के साथ सेमीकंडक्टर डील हुई है। ये सब चीजें वेस्टर्न पावर्स को कंफर्टेबल नहीं है। जिनके पास रियल सॉल्यूशंस होते हैं वो ग्राउंड पर काम करते हैं, वो NGOs बनाते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। बट जिनको सिर्फ डिसरप्शन करनी होती है वो US से बैठकर मीम कैंपेन्स चलाते हैं और एक प्यूसो रेवोल्यूशन खड़ा करते हैं। एक मीम पेज चलाना और देश चलाना अलग अलग काम है। पार्टी बनाना और पॉलिसीज बनाना अलग अलग काम है। फॉलोअर्स बनाना और वोटर्स कन्विंस करना अलग अलग है। देखिए, असली बात यह है, भारत का जो जेन्युइन यूथ है, जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, वो मीम पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहा। वो अपने आप को स्किल कर रहा है। वो डेटा एनालिटिक्स सीख रहा है, AI सीख रहा है, बिजनेस एनालिटिक्स सीख रहा है, वो जॉब्स पा रहा है, वो स्टार्टअप्स खड़े कर रहा है। जो लोग बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, वो कॉकरोच जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। बट जो लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं वो अलग रास्ता ले रहे हैं। और यही फर्क है। आज के समय भारत में अपॉर्चुनिटीज पहले से कहीं ज्यादा है। ASML आ रहा है, एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट हो रहा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, AI रेवोल्यूशन हो रहा है। बस आपको तैयार होना है इन अपॉर्चुनिटीज के लिए। और अंत में ये जो CJP का ड्रामा है, ये कुछ हफ्तों में डिम हो जाएगा। हर पॉलिटिकल स्टंट की एक शेल्फ